हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जीआईसी प्रवक्ता सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले 1 से लेके 14 तक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने पीजीटी का भी फॉर्म डाला है, जिसका मे बी एग्ज़ाम अगस्त तक हो सकता है, 15 अगस्त तक, तो अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए अब उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए अगस्ट काम्टे, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी सेंट साइमन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए अगस्ट काम्टे। आई होप आप लोगों को भी आता होगा। तो देखिए, अगस्ट काम्टे ने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया है। अब आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आपका जीआईसी का आप सिलेबस देख लीजिएगा, तो उसमें पाश्चात्य विचारकों में अगस्ट काम्टे के बारे में पढ़ना होगा, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, इन 5 विचारकों के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला जो अगस्ट काम्टे के बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो आइए अगस्ट काम्टे का समझते हैं त्रिस्तरीय नियम। देखिए, अगस्ट काम्टे ने जो कि त्रिस्तरीय नियम दिया, इसमें इन्होंने कहा कि केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि पूरा जो समाज है वो 3 अवस्थाओं से होकर विकसित होता है। ठीक है, और इसी संदर्भ में इन्होंने अपनी एक पुस्तक 1822 में प्रकाशित की, जिस पुस्तक का नाम है सकारात्मक दर्शन का पाठ्यक्रम, जिसे द कोर्स ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी भी बोलेंगे। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि 3 स्तरों का नियम मानव के सामाजिक चिंतन की अथवा सोच विचार की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो इन्होंने बताया कि जो समाज है या मानव जो है वो, उसकी जो चिंतन है वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। एक आध्यात्मिक अथवा काल्पनिक, दूसरा तात्विक अथवा गुणात्मक और तीसरा वैज्ञानिक अथवा सकारात्मक। तो अब आइए समझते हैं कि आध्यात्मिक या काल्पनिक, तात्विक अथवा गुणात्मक या वैज्ञानिक और सकारात्मक क्या होता है अवस्थाएं। तो पहली बात करेंगे हम धार्मिक अवस्था की। तो ये जो धार्मिक अवस्था है, इसको इन्होंने मानव चिंतन की प्रारंभिक अवस्था कहा। ठीक है, जो आदिम समाज था हमारा, उस अवस्था को इन्होंने धार्मिक अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें इन्होंने कहा कि मानव चिंतन की यह वह अवस्था है जिसमें मानव की बुद्धि का बहुत ही कम विकास हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर आप आदिम समाज के बारे में बात करेंगे, बहुत प्राचीन आदि मानव के बारे में बात करेंगे, तो उनका जो मानव चिंतन था बहुत कम विकसित हुआ, फिर धीरे धीरे सुधार आता रहा। ठीक है, तो उसके बाद तात्विक पढ़ेंगे, फिर लास्ट में वैज्ञानिक इनका पढ़ेंगे। तो पहली जो धार्मिक है, ये प्रारंभिक अवस्था है, इसमें मानव की बुद्धि का बहुत कम विकास हुआ है। और इसमें इन्होंने बताया कि इस स्तर में जो कुछ भी घटित होता था, जैसे बाढ़ हो गया, वर्षा हो गया, सर्दी गर्मी हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, दिन रात हो गया, स्नेह प्रेम हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो इन सब का जो कारण था, ये क्या मानते थे? दैवीय शक्ति या अलौकिक तत्वों को ये मानते थे। ठीक है, तो जब कुछ भी होता था, चाहे वो भूकंप आए, बाढ़ आए, सूखा हो या फिर कोई बीमारी हो, तो उसको दैवीय शक्ति मानते थे। और इसके संदर्भ में ये कहते थे कि धार्मिक अवस्था में मानव प्रत्येक घटना के पीछे किसी अलौकिक या दैविक शक्ति होने की बात सोचता था। तो धार्मिक अवस्था में जो भी मनुष्य थे, वो क्या कहते थे कि जब ये सब चीज़ें होती हैं तो कोई ना कोई इसके पीछे अलौकिक या दैवीय शक्ति है, तभी ये सब चीज़ें हो रहा है। ठीक है, और इस अवस्था को काम्टे ने, धार्मिक अवस्था को 3 उप अवस्थाओं में विभाजित किया। एक प्रेतवाद, दूसरा बहुदेववाद, तीसरा एकेश्वरवाद। तो देखिए, प्रेतवाद क्या था? जब कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे पहली अवस्था, अगर धार्मिक अवस्था में भी उप अवस्थाएं इन्होंने बांटा, तो प्रेतवाद में जब कोई भी चीज़ होती थी, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, तो उसमें ये जादू टोना का करते थे प्रयोग। क्या करते थे? जादू टोना करते, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ। फिर उन्होंने क्या हुआ? बहुदेववाद। बहुदेववाद क्या? इसमें थोड़ा सा ईश्वर के प्रति आराधना करने लगे। पहले तो जादू टोना पे विश्वास करते, फिर ईश्वर के प्रति आराधना करने लगे। और फिर जब कई सारे ईश्वरों को, जैसे वर्षा हुई तो इंद्र भगवान की पूजा करने लगे, तो ज़्यादा तेज़ धूप हुई, सूखा पड़ा, तो उस तरह से सूर्य देवता की पूजा करने लगे। तो इस तरह इन्होंने बहुदेववाद में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजना करना स्टार्ट कर दिया। और जब धीरे धीरे बहुदेववाद के बाद फिर उनके मस्तिष्क का विकास हुआ, मानसिक स्तर और चिंतन का विकास हुआ, तो इन्होंने एकेश्वरवाद, मतलब इन्होंने माना कि पूरी धरती को चलाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला एक ही कोई ब्रह्मा है। तो इस आधार पर इन्होंने एकेश्वरवाद की पूजा करना स्टार्ट कर दिया।
ये था धार्मिक अवस्था। तो अब जब धार्मिक अवस्था धीरे धीरे एकेश्वरवाद के स्तर पे जो भी मनुष्य, जो भी सभ्यता आ जाएगी, वो धीरे धीरे फिर उसका विकास होगा, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी? तात्विक अवस्था। ठीक है, तो तात्विक अवस्था को भावनात्मक या अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे कि तात्विक अवस्था को भावनात्मक और अमूर्त अवस्था के नाम से जाना जाता है। और जो तात्विक अवस्था है ये धार्मिक तथा प्रत्यक्षवाद के मध्य की अवस्था कही जाती है। तो किस अवस्था को प्रत्यक्षवाद और धार्मिक अवस्था के मध्य की अवस्था कहा जाता है? तात्विक अवस्था को। और इसे प्रथम अवस्था का संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रथम अवस्था के संशोधन का अगस्त काम्टे ने प्रथम अवस्था का संशोधन किस अवस्था को कहा है? धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी, इस तरह से करके क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो ये प्रथम अवस्था का संशोधन मतलब तात्विक अवस्था को कहा जाता है। और इस अवस्था में मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो विकसित हो जाता है, साथ ही उसमें तर्क शक्ति का भी विकास होने लगता है। तो धार्मिक से कुछ जो संशोधन होगा, फिर तो तात्विक अवस्था में क्या होगा? मनुष्य के जो धार्मिक अवस्था जो कि एकेश्वरवाद की अवस्था तक पहुंच चुके, तो उनमें फिर क्या होगा? मस्तिष्क में विकास होगा। वो किस में प्रवेश करेंगे? तात्विक अवस्था में प्रवेश करेंगे। और इसमें क्या होगा? इसमें धार्मिक अवस्था से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं तात्विक अवस्था के बाद तीसरी अवस्था इन्होंने बताई कि प्रत्यक्षवाद, इसे वैज्ञानिक अवस्था माना। ठीक है, तो काम्टे ने चिंतन की जो तीसरी या अंतिम अवस्था बताया उसे क्या कहा? प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक अवस्था का नाम दिया। इसमें इन्होंने बताया कि हम जिस वस्तु को जिस रूप में है उसी रूप में देखते हैं और उसे वैज्ञानिक चिंतन कहा जाता है। तो इन्होंने कहा हम किसी भी वैसी चीज़ों को विश्वास नहीं करेंगे जिन्हें हम देख नहीं सकते। तो इन्होंने कहा जिसे हम अपने अनुभव के द्वारा मतलब छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे ही इन्होंने वैज्ञानिक रूप में स्वीकार किया। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि वैज्ञानिक के नाम पे सिर्फ उन्हीं तथ्यों को स्वीकार किया जो प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं, और इस स्तर पर मानव का मस्तिष्क पूर्णतः विकसित हो जाता है। तो इन्होंने बताया पहले धार्मिक अवस्था जो कि आदिम समाज, फिर तात्विक में प्रवेश किया धीरे धीरे, और जब लास्ट में प्रत्यक्षात्मक अवस्था है, वैज्ञानिक अवस्था में जो भी मनुष्य है वो पूर्णतः विकसित हो गया, उनका मस्तिष्क का पूर्णतः विकास हो गया। तो ये था अगस्त काम्टे का त्रिस्तरीय नियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दी? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी अगस्त काम्टे, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम या ऑप्शन डी पेरेटो। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम। तो इमाइल दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दी। तो देखिए अब सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या होता है इसके बारे में जानते हैं जो इमाइल दुर्खिम ने दिया। ठीक है, तो सामूहिक प्रतिनिधित्व जिसे इमाइल दुर्खिम द्वारा दिया गया, इसमें दुर्खिम ने बताया कि जो भी समाज के द्वारा मान्य विचार हैं, धारणाएं हैं, भावनाएं हैं, प्रतीक हैं, उन्हें जब किसी सामूहिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो उससे क्या हम नाम देंगे? सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम देंगे। ठीक है, जैसे सामूहिक प्रतिनिधित्व का कैसे नाम देंगे? देखिए कोई भी विचार, धारणा, भावना या प्रतीक, प्रतीक के रूप में हमने जैसे ये देखिए यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है राष्ट्रीय ध्वज। तो हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी समूह के हों, लेकिन हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज है ये सामूहिक प्रतिनिधित्व का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसे सभी समस्त समूहों के द्वारा स्वीकार किया गया है, तो इसीलिए इसे सामूहिक प्रतिनिधित्व माना गया। दूसरा पॉइंट दिया गया है सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो निर्माण है वो सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान व्यक्तिगत चेतना के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप होता है। तो इस चीज़ को देखिए समझते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो निर्माण होगा वो सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान या व्यक्तिगत चेतना के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप होगा। तो देखिए जब कोई विचार या कोई धारणा या कोई भावना का निर्माण होगा तो कैसे होगा? सामाजिक चेतना से। ठीक है, और सामाजिक चेतना क्या करती है? व्यक्तिगत चेतनाओं को अंतःक्रिया करेगी, उसके परिणाम के फलस्वरूप ही हमारा सामूहिक प्रतिनिधित्व का निर्माण होगा। जैसे और इसे अच्छी तरह से अगर सामूहिक प्रतिनिधित्व को समझे, जैसे कि अगर हम किसी भीड़ में होते हैं, ठीक, हमारा किसी भी तरह सामाजिकरण, हम कैसे भी नेचर के होते हैं, लेकिन जब हम अगर भीड़ में होते हैं तो वहाँ पे क्या हमें महसूस होता है? हम भीड़ के जो भी कार्य होते हैं, जैसे अगर किसी ट्रैफिक में फंसे हैं
तो हर कोई भले ही कितना उसका माइंड अच्छा हो, हर कोई जल्दी निकलने में कोशिश करता है, उसी से जाहिर सी बात है ट्रैफिक हो जाता है। तो क्या होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भीड़ में होते हैं तो अपना जो भी विचार, जो भी चीज़ें होता है उसको भूल जाते हैं और सामूहिक जो चीज़ें होती हैं उनका आचरण, जैसे अहिंसा, अनैतिक, सब कुछ करने लगते हैं वहाँ पे जा कर के। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति की जो अपनी खुद की इच्छा होती है वो दब जाती है और उसके स्थान पे क्या होगा, सामूहिक इच्छा या भावना कार्यशील होने लगेगी। क्योंकि अगर जैसे ट्रैफिक में है, अगर कोई एक इंसान जाता है, निकलता है, अगर हम फंस जाते हैं तो उसी के पीछे हम भी निकलते हैं। भले ही हम ये नहीं कहते कि अब ये इधर वाला हो गया, थोड़ी देर खड़े रहें तभी ट्रैफिक हटेगा, हम लोग भी वैसा ही कार्य करने लगते हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक भीड़ में जाके, एक समूह में जाके हम अपने व्यक्तिगत चीज़ों को भूल जाते हैं और सामूहिक रूप से उस कार्य को करने लगते हैं। ठीक है, तो सामूहिक प्रतिनिधित्व मतलब सामूहिक चेतना। तो आइए अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर या ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है। तो इन्होंने क्या बताया कि पूंजीवाद का जो विकास हुआ है वो प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार पर हुआ है, इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, आइए अब इसको भी समझते हैं, जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म को भी समझते हैं, किस आधार पर इन्होंने बताया कि पूंजीवाद का उदय हुआ। तो देखिए, इनकी एक पुस्तक थी प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस पुस्तक में इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद के उदय की विस्तृत व्याख्या की है। ठीक है, और इनके मत अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो उन आर्थिक नियमों की व्यवस्था उत्पन्न करने में सहायक हुई जिससे कि पूंजीवाद का उदय हुआ। तो इन्होंने बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसे नियम और आधार बताएं जिससे पूंजीवाद के उदय हुआ। लेकिन ये मत मानिएगा कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म ही, इन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म ही एकमात्र कारक है, कई और भी कारक है। लेकिन इन्होंने इस धर्म में ऐसे कुछ कार्य देखे जो बताया कि इस धर्म में लोग पूंजीवाद के उदय का कारण बन सकते हैं, ये बात इन्होंने कही थी। ठीक है, और तीसरा इसमें लिखा है पूंजीवाद व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति के द्वारा जिन आचरणों को किया जाता है उसके उपदेश प्रोटेस्टेंट धर्म से प्रभावित सामाजिक नेताओं से प्राप्त हुए थे। तो प्रोटेस्टेंट धर्म के जो सामाजिक नेता थे वो कुछ ऐसे उपदेश दिए थे जो कि पूंजीवाद के उदय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए इन्होंने इस धर्म को चुना। ठीक है, तो देखिए इसको पहले समझ लीजिए कि इनकी एक पुस्तक जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस पुस्तक में इन्होंने पूंजीवाद का उदय प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में विस्तृत व्याख्या की। ठीक, और इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने जब धार्मिक विश्वास या धार्मिक आचारों को समझने के लिए इन्होंने क्या किया था, मैक्स वेबर ने 6 धर्मों को लिया था, जिसमें से कन्फ्यूशियस, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म, इन सब का इन्होंने अध्ययन किया, उनके धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया और जाना कि किस तरह कौन कौन से आर्थिक प्रभाव जो सामाजिक संगठन में कार्य करते हैं या प्रभाव डालते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया। फिर बाद में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आपको बता चुके हैं, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। फिर इन्होंने अपना पूंजीवाद का सिद्धांत दिया। तो अब आइए जानते हैं कि पूंजीवाद का जो इन्होंने बताया उसमें क्या क्या चीज़ों को बताया, किस आधार पर समझाया। तो पहला इन्होंने जो प्रोटेस्टेंट धर्म के आधार पर पूंजीवाद को समझाने का प्रयास किया, तो इन्होंने बताया कि काम करना ही सबसे बड़ा गुण था। प्रोटेस्टेंट धर्म के जो भी लोग थे वो क्या काम करना ही सबसे बड़ा गुण मानते थे, ये प्रोटेस्टेंट आचार था। तो देखिए, कहीं भी पूंजीवाद का जब विकास होगा, कोई भी देश होगा, अगर पूंजीवाद का विकास हो रहा है कहीं, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों में काम करने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसी आधार पे जैसे इन्होंने हिंदू धर्म का भी अध्ययन किया था, तो इन्होंने माना था कि हिंदू धर्म में क्या है, केवल मुक्ति का मार्ग देखा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में ये माना जाता है ना कि सांसारिक लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, संसार की जो भी चीज़ें हैं उनसे मुक्ति, उसमें अगर पड़ जाएंगे तो मुक्ति नहीं पा पाएंगे, तो ये सब हिंदू धर्म का गुण है। तो इन्होंने जब हिंदू धर्म के बारे में अध्ययन किया तो ये सब चीज़ें पाया, तो इसीलिए यहाँ इतना ज़्यादा पूंजीवाद का उदय नहीं हुआ जितना ज़्यादा अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड में हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे, जबकि अगर हम देख ले इटली देख ले, स्पेन देख ले, यहाँ क्या है, कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। तो कैथोलिक धर्म में पूंजीवाद का इतना उदय नहीं देखा गया जितना प्रोटेस्टेंट धर्म के जैसे अमेरिका, इंग्लैंड या हॉलैंड में देखा गया। और अगर है ये काम करना ही सबसे बड़ा गुण है, तो प्रोटेस्टेंट धर्म का पहला गुण क्या माना, काम करना।
तो इन्होंने कैथोलिक धर्म का भी तुलना किया और उस पे बताया जैसे कि कैथोलिक धर्म में क्या काम करना एक दंड माना गया, ठीक। जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म में जो था काम को जो है एक पूजा के रूप में देखा जाता था, कहा जाता है कर्म ही पूजा है और परिश्रम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये एक बहुत बड़ी देन थी पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म का। दूसरी बात किया कि प्रोटेस्टेंट धर्म की दूसरी देन पूंजीवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुई, जो कि थी व्यावसायिक आचार। तो देखिए व्यावसायिक आचार के संबंध में जो विश्वास होंगे उन्हें क्या कहेंगे, कैल्विनवाद कहेंगे, ठीक। इसके अनुसार ये कहा गया कि देखिए व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जाहिर सी बात है उसकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग और नर्क मिलता है, लेकिन स्वर्ग और नर्क किस आधार पे मिलेगा, हम जैसा यहाँ पे कार्य करेंगे। ये प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग मानते थे, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग कहते थे हम यहाँ पे जितनी ईमानदारी पूर्वक और जितनी कठिन परिश्रम से कार्यों को करेंगे उतना ही हमें फिर आगे जाके जब हमारी मृत्यु होगी तो हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्टेंट धर्म का मानना था, जिसके कारण पूंजीवाद का उदय हुआ प्रोटेस्टेंट धर्म में, ठीक है। उनका कहना था कि केवल गिरजाघर जाना, केवल मंदिर जाना, केवल पूजा करना नहीं, पूजा के साथ साथ कर्म को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। और अगर तीसरी बात की जाए प्रोटेस्टेंट धर्म में क्या बात की गई, तो तीसरी बात की गई कि ऋण पर सूद वसूल करना। तो ये लोग क्या करते थे कि जो लोगों के पास पैसा होता था वो ऋण देते थे और उन पर ब्याज लेते थे। तो कैथोलिक धर्म के लोग इसे अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग इसे अच्छा मानते थे, क्योंकि इनकी एक सोच थी, इनके इस धर्म में एक विचार था कि धन से ही धन कमाया जा सकता है। तो ये लोग ऋण पर सूद वसूलना अच्छा मानते थे। और चौथी जो प्रोटेस्टेंट धर्म में बात की गई, शराबखोरी को बुरा बताया गया, ईमानदारी को ऊंचा पद बताया गया, ठीक है। तो इन्होंने शराबखोरी को एक तरह से बुरा बताया, क्यों, क्योंकि देखिए शराबखोरी को कुछ लोग अच्छा मानते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते हैं कि शराब पी लो तो थोड़ी ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, किसी भी कार्य को किया जा सकता है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं मानते थे, प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग। ये लोग कहते थे कि शराब पीकर केवल हल चलाया जा सकता है, पशुओं को चराया जा सकता है, लेकिन जहाँ पे मशीन चलाने की बात करनी होगी तो वो शराब पी के नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे जान माल का खतरा हो सकता है, इसलिए ये शराब के विरोध में थे। तो ये जो गुण थे इनके प्रोटेस्टेंट धर्म के, ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद के उदय के कारण थे। ये मैक्स वेबर जी ने अध्ययन करके इस चीज़ का निष्कर्ष निकाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए मैकाइवर एम पेज, ऑप्शन बी के डेविस, ऑप्शन सी ई बोगार्डस या ऑप्शन डी एम जिन्सबर्ग। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी के डेविस। तो के डेविस ने कहा था कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्रित हैं, और ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। तो इन्हें याद कर लीजिएगा। किंग्सले डेविस ने कहा था कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं और ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं, मतलब मानव समाज में सदैव रहते हैं, संघर्ष भी रहती है, प्रतिस्पर्धा भी रहती है और सहयोग भी रहते हैं, और यही एक दूसरे पर आश्रित भी रहते हैं। ये किंग्सले डेविस ने कहा था। तो आइए अब जानते हैं संघर्ष क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होता है और सहयोग क्या होता है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो देखिए संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग ये सब क्या होती हैं? ये सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो देखिए सामाजिक प्रक्रियाएं क्या होगा, इसे भी आप सिलेबस में देख लीजिएगा, जीआईसी में सामाजिक प्रक्रियाओं के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मनुष्य जो होता है, ये समाज जो होता है वो क्या होता है? सामाजिक संबंधों का जाल होता है, और सामाजिक संबंधों, समाज में मनुष्य भी रहते हैं और पशु भी रहते हैं, ठीक। मनुष्य की आवश्यकताएं पशुओं से ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति वो स्वयं तो नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए वो अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहेगा। जब वो अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहेगा तो जाहिर सी बात है वो अंतःक्रिया करेगा, और अंतःक्रिया किसी एक व्यक्ति से करने से तो उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, तो बहुयामी होगा। और क्या होगा, जब सामाजिक अंतःक्रिया संपूर्ण क्षेत्र पे होगा, मतलब सभी लोग एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, तो उन्हें ही क्या कहा जाएगा? सामाजिक प्रक्रियाएं कहा जाएगा, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाएगा? सामाजिक प्रक्रियाएं कहा जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा सामाजिक प्रक्रियाएं, कि मनुष्य जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, अंतःक्रिया करता है, और जब बहुत सारे लोगों से हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करेगा तो इस संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहेंगे? सामाजिक प्रक्रियाएं करेंगे।
और ये जो सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, देखिए सामाजिक तो हो गया, प्रक्रिया क्यों कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमेशा, कोई एक दिन आवश्यकता की केवल पूर्ति तो करना नहीं है, हमेशा करना है, तो ये निरंतर चलती रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, प्रक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, अब सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत कुछ लोग सहयोग करेंगे, कुछ लोग संघर्ष करेंगे, कुछ लोग कंपटीशन करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जानते हैं कि सहयोग क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। तो आइए आप जानते हैं सहयोग क्या होता है पहले। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार में सहयोग आएगा, संघर्ष आएगा, समायोजन आएगा, प्रतिस्पर्धा, प्रसंस्कृतिकरण, आत्मसातीकरण और एकीकरण, ये सब आता है। और जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती दो प्रकार की होती है, एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं, एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। तो देखिए सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया जो सहयोग देंगी समाज में, और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो जैसे संघर्ष हो गया, कंपटीशन हो गया, ये असहयोगी सामाजिक क्रियाएं होंगी। सहयोगी के अंतर्गत जैसे सहयोग हो गया, समायोजन हो गया, एकीकरण हो गया, ये सब क्या होंगी, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं होंगी। ठीक, तो अब हम पहले केवल 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया गया है सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, इन तीनों को समझ लेते हैं आज। तो देखिए सहयोग क्या होता है, सहयोग को इंग्लिश में कॉर्पोरेशन कहलाएगा, जो कि 2 भाषाओं से को प्लस और पिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मिल करके काम करना। तो अगर हम मिलजुल करके काम करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, सहयोग कहेंगे। तो सहयोग एक एकीकरण काम करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बिना सहयोग के समाज एक क्षण भी नहीं चल सकता। इस चीज़ को मैकावर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समाज संघर्ष के बाद किया गया सहयोग है। तो समाज का निर्माण कैसे हुआ है, इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि संघर्ष के बाद जो सहयोग प्राप्त हुआ उसे ही समाज का निर्माण हुआ। ये मैकावर पेज की पुस्तक सोसाइटी में लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप सहयोग समझ में आएगा। सहयोग मतलब मिलजुल करके कार्य करना, इसे तो अच्छे से आप समझते होंगे। दूसरा संघर्ष को भी समझते होंगे कि जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति, इंसान देखिए जब सहयोग से उद्देश्यों की पूर्ति करेगा तो वो सहयोग मतलब मिलजुल के कार्य करेगा तो वो सहयोग वाला हो जाएगा। और जब उद्देश्यों की पूर्ति वो हिंसात्मक तरीके से करेगा, धमकी दे कर करेगा, इच्छाओं को दबा करके करेगा, तो वो क्या होगा, संघर्ष के रूप में होगा। संघर्ष मतलब जानबूझ के किया गया वह प्रयत्न जो किसी इच्छा के विरोध में किया गया हो। वहीं अगर कंपटीशन की बात करें, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता जैसे कंपटीशन बोलेंगे, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सीमित साधन, वस्तु अथवा पद पाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रयास करते हैं। मतलब जैसे कि आप अपना कंपटीशन ले लीजिए, JIC का ही ले लीजिए, तो इसमें क्या है, पद सीमित है लेकिन फॉर्म बहुत पड़े हुए हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, एक साथ सभी लोग प्रयास करेंगे उस पद को पाने का। तो ये क्या होगा, ये कंपटीशन होगा कि जब सीमित साधन, वस्तु और पद होंगे, उनको पाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यहाँ तो लाखों में व्यक्ति होंगे जो इससे पाने का प्रयास कर रहे होंगे उतने सी पोस्ट को, तो उसे प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कहेंगे। और ये प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन क्या है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में के अंतर्गत आएगी। आई होप आपको सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? ऑप्शन ए कोलिंस, ऑप्शन बी कोजर, ऑप्शन सी वेबर या ऑप्शन डी दुर्खिम। तो देखिए प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन को शांतिपूर्ण संघर्ष कोजर ने कहा है। ठीक है, तो कोजर ने क्या कहा है, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा को एक शांतिपूर्ण संघर्ष। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे पद कम है वहाँ पे अगर हम जैसे आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग अपने पढ़ाई के माध्यम से एक शांतिपूर्ण संघर्ष है वो, ना कि किसी को कोई हानि पहुँचा करके। तो एक शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में हम अगर प्रतिस्पर्धा को वर्णित कर रहे हैं तो ये कोजर ने इस चीज़ों को समझाया है। तो आइए इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि प्रतिस्पर्धा तो समझा ही चुके थे, जब सीमित साधन होते हैं और हम उस पर कॉम्पिटिशन करते हैं। ठीक है, तो कोजर के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो कोजर ने सामाजिक संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर चर्चा की है। कोजर ने माना है कि सामाजिक संघर्ष से न केवल नए आदर्श, नियमों और संस्थाओं का विकास होता है, अपितु नए साझेदारी तथा सहचारी भी पनपते हैं। तो इन्होंने संघर्ष को केवल नकारात्मक रूप में ना मान के इन्होंने सकारात्मक रूप में भी देखा है कोजर ने, और कहा है जब सामाजिक संघर्ष होते हैं तो उसके द्वारा कई नए आदर्श या नियम भी पनपते हैं और कई साझेदारी व सहचारी, जैसे अभी हम लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, जैसे घर में भी हैं, अभी हम लोग भले ही एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, लेकिन अगर कोई विपदा आएगी तो सब लोग एक साथ हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कि संघर्ष में कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखे जाते हैं।
तो संघर्ष का एक रूप प्रतिस्पर्धा भी होता है, जिसके कारण औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है। ठीक है, और ये सामाजिक व्यवस्था को एक नई गति मिलती है तथा संघर्ष, तनाव और निराशा दूर करने में भी सहायता होता है। तो इन्होंने माना था कि संघर्ष के द्वारा हमारा तनाव और निराशा भी दूर होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तो पढ़ते ही हैं, इस पर आपको साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी और उस पर आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। तो आप अगर उन्हें भी देखते रहते हैं, करते रहते हैं, तो काफ़ी कुछ आपका हेल्पफुल रहेगा। तो आप प्लीज़ फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा है। जिसे परिभाषित किया है ऑप्शन ए जीएस घुरिये, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी एमएन श्रीनिवास या ऑप्शन डी एआर देसाई। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी एमएन श्रीनिवास। तो देखिए एमएन श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षीकरण के संबंध में कहा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ कि वह जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जाता। तो देखिए धर्मनिरपेक्षीकरण आई होप आप लोगों को पता होगा, लेकिन समझा देते हैं। जैसे कि धर्मनिरपेक्षीकरण, जिसे लौकिकरण भी कहेंगे। तो देखिए धर्मनिरपेक्षीकरण के विकास की अगर बात की जाए तो इसका जो विकास है 19वीं शताब्दी में किया गया था और ब्रिटेन के थे जी के होल्के। ठीक है, जीके होल्के इनका नाम था। तो ये ब्रिटेन के थे। तो 19वीं शताब्दी में इनके नेतृत्व में लौकिकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण का विकास किया गया। जैसे जीके होल्कर ने, इन्होंने जो है सामाजिक नैतिकता की एक प्रणाली के रूप में लौकिकरण का विकास किया और इन्होंने बताया कि लौकिकरण की विचारधारा को मानने वाले जो भी होंगे केवल तर्क, विज्ञान और सामाजिक संगठन के आधार पर मानव सुधार के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मतलब धर्मनिरपेक्षीकरण मतलब जो लोग भी लौकिकरण की या धर्मनिरपेक्षीकरण की विचारधारा को मानते हैं वो लोग केवल तर्क पर, विज्ञान पर और सामाजिक संगठन के आधार पर मानव के सुधार के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और जेके होल्कर का कहना था कि किसी भी देश की राजनीति को धर्म से जोड़कर नहीं करना चाहिए। जैसे कि भारत को मान ले, ये धर्मनिरपेक्षीकरण देश है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण मतलब देश क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इस समाज में तर्क संगत मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, और इसमें धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। तो धर्म के आधार पर जिस भी समाज में, जिस भी देश में भेदभाव नहीं किया जाता है वो देश धर्मनिरपेक्षीकरण देश या समाज कहलाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सामाजिक स्त्रीकरण का आधार माना जाता है ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सामाजिक स्त्रीकरण का जो आधार है वर्ण भी है, जाति भी है, शक्ति भी, उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो सामाजिक स्त्रीकरण को आप लोग अच्छे से जानते होंगे क्या होता है। जैसे ऊंच नीच की जो भावना होती है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है, वो क्या होता है, सामाजिक स्त्रीकरण होगा। तो समाज में जब हम ऊंच नीच की भावना कहीं देखते हैं तो वो क्या होगा, सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्त्रीकरण के नाम से जानेंगे। तो देखिए ये जो स्त्रीकरण शब्द है, अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ से समाजशास्त्र में लिया गया है, तो भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसे, स्त्रीकरण को समाजशास्त्र में कहाँ से लिया गया है, भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। देखिए जैसे सामाजिक स्त्रीकरण समाज का बहुत कुछ स्थायी समूहों एवं श्रेणियों जो उच्चता व निम्नता के बोध के परस्पर आबद्ध होते हैं में विभाजन है। वास्तव में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार सामाजिक विभेदीकरण होता है। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार क्या होगा, सामाजिक विभेदीकरण होगा। जब किसी सामाजिक विशेषताओं के साथ समाज की प्रतिष्ठा जुड़ जाती है, जिसे कतिपय सामाजिक विशेषताओं को समाज में ऊंचा स्थान, अच्छी सुविधाएं और पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो समाज न केवल विभेदीकृत होता बल्कि स्त्रीकृत भी होता है। तो देखिए पहले बात करते हैं सामाजिक विभेदीकरण। तो सामाजिक विभेदीकरण क्या होगा, तो ये वह प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा व्यक्ति या समूहों को कुछ मूर्त आधारों पर विभाजित किया जाता है। जैसे कि आयु के आधार पर अगर विभाजन किया गया, लिंग पे आधार पर, रंग पे, प्रजाति पे, धर्म पे, भाषा, इन सब के आधार पे अगर विभाजित किया जाता है और अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, सामाजिक
विभेदीकरण कहेंगे। सामाजिक विभेदीकरण का जो आधार होगा, इसी के आधार पे आगे चल के क्या होती है, ऊंच नीच की भावना बनती है। ठीक है, तो जब सामाजिक विभेदीकरण किया जाता है तो उसी के आधार पे सामाजिक स्त्रीकरण का भी निर्माण होता है। तो ऊंच नीच की भावना इसी के आधार पर देखी जाती है। और जो सामाजिक स्त्रीकरण और सामाजिक विभेदीकरण, ये एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, लेकिन परस्पर एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए मैकाइवर एम्पेज, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी दुर्खिम या ऑप्शन डी अगस्त काम्टे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर एम्पेज ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा दी थी। अभी हमने आपको आगे पढ़ाया है सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग की, सहयोग क्या होता है। तो यहाँ पे वही पूछा गया, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो मैकाइवर एम्पेज ने। आइए अब जानते हैं सहयोग की अन्य प्रकार जानते हैं पहले। ठीक है, तो सहयोग तो आप जानते ही होंगे, जब मिलजुल कर हम कार्य करते हैं समाज में तो उसे सहयोग बोलेंगे। ठीक, सहयोग में मैकाइवर एम्पेज ने इसके दो प्रकार बताए, एक प्रत्यक्ष सहयोग, दूसरा अप्रत्यक्ष सहयोग। तो देखिए, प्रत्यक्ष सहयोग घनिष्ठ आमने सामने संबंधों पर आधारित होता है। इस तरह का सहयोग प्राथमिक समूह में होता है। ठीक है, जब हम प्राथमिक समूह मतलब परिवार, मान लीजिए परिवार में जब हम किसी कार्य को करते हैं तो एक दूसरे के सहयोग से करते हैं, तो ये क्या होगा, ये प्रत्यक्ष सहयोग होगा। वहीं अप्रत्यक्ष सहयोग क्या होगा, तो इस प्रकार के सहयोग में हम उन सभी कार्यों को सम्मिलित करते हैं जहां लोग निश्चित रूप से एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए असामान्य कार्य करते हैं। मतलब उद्देश्य एक ही रहेगा, हमें इस कार्य को करना है, मतलब सबका उद्देश्य एक ही है लेकिन कार्य अलग अलग है। ठीक है, इसमें श्रम विभाजन विशेषीकरण की स्थिति अप्रत्यक्ष सहयोग के अंतर्गत निर्मित करती है। ठीक है, तो यह अप्रत्यक्ष सहयोग होगा। तो अब बात करें, आर्गमन और निमकाफ ने सहयोग के कितने प्रकार बताए? तो उन्होंने 3 प्रकार के बताए, एक मित्रवत सहयोग, दूसरा सामान्य सहयोग, तीसरा सहायक सहयोग। तो पहले हम बात करते हैं मित्रवत सहयोग की। तो मित्रवत सहयोग ये सहयोग होगा जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए। तो मतलब अगर मनोरंजन के लिए किसी का कोई सहयोग कर रहे हैं तो वो क्या होगा, मित्रवत सहयोग होगा। ठीक है, वहीं सामान्य सहयोग की बात करेंगे तो जब हम समाज में एकता को कार्य मतलब किसी एकता से कार्य करने के लिए एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं तो उसे सामान्य सहयोग के अंतर्गत रखा जाएगा। और वहीं पे बात करें सहायक सहयोग, तो इस प्रकार के सहयोग में अलग अलग कार्यों के माध्यम से एक समान लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि कोई भवन निर्माण हो रहा है, उसमें इंजीनियर, ठेकेदार, बढ़ाई, मिस्त्री, मजदूर सभी लोग हैं, लेकिन इनके कार्य अलग अलग है लेकिन लक्ष्य एक ही है, उस मकान को बनाना। तो ये क्या होगा, ये सहायक सहयोग, मतलब एक दूसरे की सहायता करते हुए किसी एक मकान को बनाना। तो ये सहायक सहयोग है। वहीं ग्रीन के अनुसार सहयोग के 3 प्रकार हैं, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। तो आइए जानते हैं प्राथमिक सहयोग। तो प्राथमिक सहयोग वह होगा जो घनिष्ठ संबंधों के बीच में होगा, जिसको हम मैकाइवर एम्पेज ने प्रत्यक्ष सहयोग बोला है, इन्होंने प्राथमिक सहयोग बोला है। वहीं द्वितीयक सहयोग क्या होगा, तो इसमें देखिए प्राथमिक सहयोग जो होगा वो समाज के अनुसार किया जाएगा, मतलब समाज के हितों के अनुसार किया जाएगा। वहीं द्वितीयक सहयोग में क्या होगा, व्यक्ति अपने समूह अपने स्वार्थों की पूर्ति करेगा। ठीक है, इस बात को रखा गया है। और अगर तृतीयक सहयोग की बात की जाएगी तो इसके अंतर्गत उस सहयोगों को शामिल किया जाएगा जिसमें व्यक्ति एवं समूह के बीच सहयोग की इच्छा नहीं होती है, और इस प्रकार सहयोग व्यक्ति के बीच संघर्ष टालने के लिए किया जाता है। मतलब तृतीयक सहयोग में इच्छा नहीं है सहयोग करने की लेकिन करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी प्रकार का मनमुटाव पैदा ना हो, तो वो तृतीयक सहयोग में ग्रीन के अनुसार रखा गया। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? ऑप्शन ए सीमेल, ऑप्शन बी बर्गेस, ऑप्शन सी रॉस या ऑप्शन डी वॉनविज। तो यहाँ पे बात की गई कि सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में किसने बताया है, तो ऑप्शन यहाँ पे होगा बी। तो बर्गेस ने सामाजिकरण को जो है सामाजिक प्रगति के निर्धारण के रूप में देखा है। अब आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रक्रियात्मक सहचार्य ये किसने कहा है? ऑप्शन ए एन.जे. सेमेल्सर, ऑप्शन बी ए.टी. जॉनसन, ऑप्शन सी एन. जैकब या ऑप्शन डी डब्ल्यू.ई. मूरे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, डब्ल्यू.ई. मूरे ने कहा है कि आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रक्रियात्मक सहचार्य है। ठीक है, तो इसको भी डेफिनेशन को याद कीजिएगा कि आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रक्रियात्मक सहचार्य को किसने कहा है? तो डब्ल्यू.ई. मूरे ने कहा है।
आई होप फ्रेंड्स आपको आज हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।